बच्चों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण जो 1815 से प्रारंभ होकर 1870 में समाप्त हुआ। इटली का एकीकरण को जानने के लिए हमें इटली के अंदर कौन-कौन से प्रदेश थे उनके बारे में जानना होगा। तो इटली विभिन्न भागों में विभक्त था। सार्डिनिया, पिडमांट, यहाँ पर सेवाई वंश का राज्य था। लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में थे। इसके 3 भाग थे, परमा, मोडेना और टस्कनी। ये भी ऑस्ट्रिया के अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव में थे। बीच में जो इटली का राज्य था वो रोम था और उस पर पोप का आधिपत्य था। नीचे की ओर हम आते हैं तो नेपल्स और सिसिली जो फ्रांस के बुर्बा वंश के फर्डिनेंड के अधीन थे। इस प्रकार जो इटली था वो विभिन्न भागों में विभक्त था। सर्वाधिक इटली के एकीकरण में जिस विदेशी आधिपत्य का प्रभाव था वो ऑस्ट्रिया था। इटली के लोग चाहते थे कि सभी प्रदेश मिलकर इटली एकीकृत हो जाए। इसके लिए प्रयास भी प्रारंभ किए गए। सर्वप्रथम प्रयास कार्बोनरी संगठन द्वारा किया गया। तत्पश्चात यूसुफ माज़िनी के द्वारा यंग इटली का निर्माण करके एकीकरण की दिशा में प्रयास किए गए। तत्पश्चात काउंट कैबूर जो सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री थे और इस समय सार्डिनिया के शासक थे विक्टर इमैनुअल, उसके द्वारा भी इस एकीकरण की दिशा में सार्थक प्रयास किए गए। तो जो कैबूर था उसके द्वारा इटली के एकीकरण के लिए 2 लक्ष्य, 2 उद्देश्य निर्धारित किए गए। फर्स्ट, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना और एक शक्तिशाली मित्र की तलाश करना। सबसे पहले उसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय बनाया और विदेशी देश से मित्रता। विदेशी देश से अभिप्राय है कि इंग्लैंड या फ्रांस से मित्रता, तो फ्रांस से मित्रता इटली के हित में समझी गई। हम देखते हैं कि सबसे पहले उसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय बनाया और विदेशी देश से मित्रता के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो इससे पूर्व वाले वीडियो में बच्चों आपने देखा कि उसने इटली की समस्या को किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बनाया। इस समय एक युद्ध चल रहा था, क्रीमिया युद्ध, और क्रीमिया युद्ध जो हुआ था टर्की और रूस के मध्य हुआ था। टर्की का सहयोग कर रहे थे फ्रांस और इंग्लैंड। तो टर्की की सहायता के लिए नहीं वरन फ्रांस और इंग्लैंड के सहयोग हेतु कैबूर के द्वारा सार्डिनिया सैनिक इस युद्ध में भेजे गए। टर्की विजयी हुआ क्रीमिया युद्ध में और पेरिस का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस के अतिरिक्त सार्डिनिया को भी आमंत्रित किया गया। तो सार्डिनिया की ओर से कैबूर ने इस युद्ध में इस जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया। उस सम्मेलन में उसने इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का विवेचन किया और इसके लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार उसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। अब जो उसका दूसरा उद्देश्य था, विदेशी देश से मित्रता। कैबूर इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के प्रति अवश्य है, किंतु वो इटली को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कोई सक्रिय सहयोग नहीं देगा, क्योंकि इंग्लैंड वियना कांग्रेस की व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता। अतः कैबूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन थर्ड को अपनी ओर मिलाने के प्रयास किए। उसे नेपोलियन से सहयोग की उम्मीद थी,
क्योंकि नेपोलियन की नसों में इटालियन परिवार का रक्त बह रहा था। इसलिए एक ऐसी परिस्थितियां इस समय उत्पन्न हुई कि जो नेपोलियन थर्ड था, वो सार्डिनिया की जहाँ सीमा मिलती थी, वहाँ पर उस जगह का नाम था प्लोम्बियर्स। वहाँ नेपोलियन तृतीय छुट्टियां मनाने के लिए गया। कैबूर उससे मिलने के लिए वहां पर पहुंचा और एक गुप्त समझौता संपन्न किया, और ये समझौता प्लोम्बियर्स समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते में ये कहा गया, नेपोलियन ने ये वचन दिया कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने पर फ्रांस सार्डिनिया को सैनिक सहायता देगा। इस सैनिक सहायता के बदले में सार्डिनिया फ्रांस को सेवाय और नीस का प्रदेश दे देगा। ऑस्ट्रिया को निकाल देने के बाद उसके कुछ राज्यों का एक नया संगठन बना लिया जाएगा, और इस समझौते को मजबूत बनाने के लिए उसने इसे वैवाहिक संबंधों में बांध देना उचित समझा। और विक्टर इमैनुअल कौन था? ये सार्डिनिया पिडमांट का सम्राट, उसकी पुत्री का विवाह जेरोम बोनापार्ट के साथ निश्चित कर दिया। प्लोम्बियर समझौते में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होगा, और उस युद्ध में फ्रांस किसका सहयोग करेगा? सार्डिनिया को का सहयोग करेगा। और सार्डिनिया को जब वो सहयोग करेगा तो उसके बदले में फ्रांस को क्या दिया जाएगा? सेवाय और नीस प्रदेश दे दिए जाएंगे। पर ऑस्ट्रिया जो फ्रांस था, उसने एक शर्त लगा दी कि युद्ध इस तरह से हो, रक्षात्मक। सार्डिनिया की ओर से जो युद्ध लड़ा जाएगा वो रक्षात्मक होगा, और उस युद्ध में तभी सहयोग किया जाएगा जबकि युद्ध रक्षात्मक होगा। फ्रांस तभी सहयोग करेगा जब युद्ध रक्षात्मक हो। कैबूर ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि ये युद्ध सार्डिनिया की ओर से रक्षात्मक लगने लगा। उसने ऑस्ट्रिया के जिन प्रदेशों पर, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, वहां पर विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न कर दी। तो ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया को अल्टीमेटम भेजा कि 3 दिन के अंदर इस सारे क्षेत्र को निशस्त्रीकरण कर दे, अन्यथा उसके विरुद्ध युद्ध छिड़ जाएगा। इससे कैबूर खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि वो जो चाहता था वही हुआ। ऑस्ट्रिया ने आक्रामक नीति अपनाई, जबकि सार्डिनिया अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध कर रहा था। कैबूर ने ऑस्ट्रिया के अल्टीमेटम को ठुकरा दिया। ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर आक्रमण किया, और विक्टर इमैनुअल ने स्वयं अपनी सेना की कमान संभाली, और नेपोलियन तृतीय ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना ने ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया, लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। लोम्बार्डी पर सार्डिनिया का अधिकार हो गया। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वेनेशिया पर भी अधिकार हो जाएगा, लेकिन वेनेशिया से पूर्व ही नेपोलियन थर्ड ने सार्डिनिया से बिना पूछे युद्ध बंद कर दिया। तो बच्चों, इसमें हमने देखा प्लोम्बियर समझौता। प्लोम्बियर्स के बाद ऑस्ट्रिया से युद्ध, और ऑस्ट्रिया से युद्ध में लोम्बार्डी किसको मिल गया? सार्डिनिया को दे दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, तो लोम्बार्डी सार्डिनिया को दे दिया गया। अब जब लोम्बार्डी की प्राप्ति फ्रांस के सहयोग से हो गई, तो फ्रांस ने युद्ध बंद कर दिया, और एक संधि हुई जिसे विला फ्रैंका की संधि कहा जाता है। विला फ्रैंका की संधि, जिसके अंतर्गत
ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसीसी जोसेफ ने लोम्बार्डी का प्रदेश फ्रांस को दे दिया। फ्रांस ने उसे सार्डिनिया को दे दिया। वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार पहले की भांति रखा गया। परमा, मोडेना, टस्कनी में वहां के शासकों को पुनः गद्दियां प्रदान कर दी गई और इस संधि के पश्चात ही विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर एक और संधि की जो जूरिक की संधि के नाम से जानी गई। ये 10 नवंबर 1859 को हुई। इसके द्वारा विला फ्रैंका की संधि को मान्यता दे दी गई। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे मध्य इटली के अंतर्गत 3 राज्य थे, परमा, मोडेना और टस्कनी। और जब सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के युद्ध में सार्डिनिया की विजय हो रही थी तो इन राज्यों में भी राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई और इन्होंने यहाँ की जनता ने यहाँ के शासकों को बाहर निकाल दिया। इन सभी स्थानों पर देशभक्तों के द्वारा अस्थायी सरकारों की स्थापना कर दी गई और सबने ये निर्णय लिया कि वे सार्डिनिया में सम्मिलित होना चाहते हैं। ब्रिटेन ने भी मध्य इटली के राज्यों का समर्थन किया और कहा कि सभी शासकों को इटली की जनता को अपने शासक चुनने का अधिकार है। जनता उसी प्रकार इटली की जनता अपना शासक चुन सकती है जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और बेल्जियम के लोग चुनते हैं। कैबूर जानता था कि इन राज्यों को इटली में मिलाना, सार्डिनिया में मिलाना कठिन है और इसमें सबसे ज़्यादा विरोध होगा फ्रांस का। तो उसने फ्रांस से कहा कि यदि इन राज्यों को मिलाने दिया जाएगा जनमत के आधार पर तो उसे सेवाए और नीस के प्रदेश दे दिए जाएंगे। फ्रांस द्वारा सहमति देने के बाद इन प्रदेशों पर जनमत संग्रह करवाया गया और ये तीनों प्रदेश जो है सार्डिनिया में मिला दिए गए। इस प्रकार कैबूर की इस नीति के फलस्वरूप सार्डिनिया का एक छोटा राज्य एक वर्ष में विशाल राज्य में परिवर्तित हो गए। फ्रांस को सेवाएं और नीश प्राप्त हो गए। फ्रांस की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूर्ण हो गई, किंतु गैरिबोल्डी ने इसका ये कहकर विरोध किया कि उसने अर्थात कैबूर ने उसकी मातृभूमि उसकी थी नीस को बेचकर उसे विदेशी बना दिया। तो बच्चों आपने पढ़ा परमा, मोडेना, टस्कनी ये जनमत संग्रह द्वारा और फ्रांस के सहयोग से और इंग्लैंड के कहने पर ये मिला लिए गए। किसके द्वारा? कैबूर के द्वारा। इससे पूर्व हमने देखा लोम्बार्डी पर किसका अधिकार हो गया? सार्डिनिया का। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से हो गया। तो इस तरह से लोम्बार्डी, परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रदेश मध्य इटली का एकीकरण परमा, मोडेना, टस्कनी जो जनमत संग्रह द्वारा मिलाए गए और इन राज्यों को मिलाने में जो सर्वाधिक योगदान रहा वो कैबूर का रहा। जनमत संग्रह में फ्रांस के सहयोग से इन्हें मिलाया गया। इंग्लैंड द्वारा ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य को अपनी सरकार चुनने का या अपना शासन बनाने का अधिकार है। इस तरह से जनमत संग्रह हुआ है। फ्रांस को इसके बदले में सेवाएं और नीस प्रदेश दिए गए और इन तीनों प्रदेशों को सार्डिनिया में मिला लिया गया। तो एक तरह से कैबूर के द्वारा लोम्बार्डी, परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रदेश मिला लिए गए।
तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा कि कैबूर के द्वारा किस तरह इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किए गए और जो भी प्रयास किए गए वो सार्थक प्रयास थे। किस तरह से फ्रांस से सैनिक सहयोग लेकर ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया और इटली पर आधिपत्य, इटली का साम्राज्य या इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाया गया।